नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आज आपका कक्षा 10 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गणित का पेपर हुआ है और सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि उनका स्कोर क्या होगा, तो ऐसे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 का आज का जो गणित का पेपर हुआ है उस गणित के पेपर के प्रश्नों के आंसर क्या है। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर्ड में आपका स्कोर क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। यदि हम बात करें पेपर के स्तर की, तो आज बहुत अच्छा स्तर का पेपर था और जिस भी विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से गहनता से तैयारी की है तो निश्चित रूप से वो पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल थे जो कि टोटल 18 सवाल थे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में पहला सवाल आपके सामने है, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको 400 के अभाज्य गुणनखंड करने थे। 400 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम करें तो वो आपके पास होंगे 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 2। अब हमें घातों का योगफल पूछा है तो 4 और 2 योगफल हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 है, इसका मतलब यदि इसमें हम k x जो है उसका मान 3 रखते हैं तो हमारे पास बहुपद जो है इसका मान आना चाहिए 0, क्योंकि ये इसका शून्यांक है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपके पास हो जाएगा 2 x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k और इसका पूरे का मान आना चाहिए 0। ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस k बराबर आना चाहिए 0। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस k बराबर 0, यानी k का मान हमारे पास आ गया -21। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक x है और दाई का अंक y है, तो वह संख्या क्या है। हमें सीधी सी बात पता है कि यदि हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है तो इकाई के अंक को तो गुणा किया जाता है 1 से, यानी इकाई का जो आपका अंक होगा इकाई के अंक को गुणा किया जाता है, यानी इकाई का अंक जो होगा उसको गुणा करेंगे 1 से, प्लस दाई का जो अंक होगा उस दाई के अंक को हम गुणा करेंगे कितने से, 10 से। इकाई का अंक हमें दे रखा है x को गुणा करेंगे 1 से, प्लस दाई का अंक हमें दे रखा y को गुणा करेंगे 10 से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10y प्लस x। ऑप्शन नंबर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यानी हमारे सामने 2 त्रिभुज दे रखे हैं और त्रिभुजों के नाम हैं त्रिभुज ABC, हम बना लेते हैं। यह आपका हो गया त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है आपके पास DEF। ये दोनों दे रखे हैं समरूप। अब देखिए AB का मान दे रखा 10 सेंटीमीटर और DE का मान दे रखा 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उनका समान अनुपात होता है। तो ये आपके पास AB का यदि मैं अनुपात निकालूं DE के साथ तो वो का वही अनुपात आपका होगा BC का किसके साथ, EF के साथ। अब हमें पता है AB का मान है हमारे पास 10 बटे DE का मान हमारे पास है 8। 10 में 2 का भाग गया 5 बार और 8 में गया 4 बार, यानी हमारे पास अनुपात आ गया 5:4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु O से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी मूल बिंदु O से आपको एक बिंदु दे रखा है P और P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं क्या, -3,4। इसकी दूरी ज्ञात करनी है। हम लोगों को पता है दूरी सूत्र होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ यदि हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा √x2 यानी -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी ये हमारे पास आ गया √25 और 25 का रूट होता है आपके पास 5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोजेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते थे। एक तो आप इसमें कोजेक और कोट के मान रख के ज्ञात कर सकते थे। दूसरा आपके पास ये तरीका होता कि यदि आपको सीधी सरसमी का पता होती कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर थीटा +1
बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो कोट स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक माइनस कोट जो होता है और दोनों का अगर स्क्वायर होता है यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, उसका मान हमें पता है कि 1 होता है। अब यहाँ चाहे थीटा रखो या थीटा की जगह 45 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा जो तरीका हो सकता था वो आपके सामने हो सकता था कि हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते कोसेक 45 की और कोट 45 की, फिर दोनों का स्क्वायर करते और दोनों का डिफरेंस ज्ञात करते, तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल के आती वो आपके सामने 1 आती। कोसेक 45 की यदि हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर माइनस कोट 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर आपका 1, यानी आप चाहे कैसे भी करो आपका आंसर 1 ही आना है। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। यानी ये मान लेते हैं हमारे पास कोई खंभा है और ये इस खंभे की परछाई है। अब आपको दे रखा है कि खंभे की जो परछाई है वो खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। यानी अगर मैं मान लूँ इसकी ऊंचाई h है तो इसकी परछाई का मान भी क्या होगा, h होगा। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों से पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी हमें ये वाला कोण पूछा है। इस कोण का मान यदि हम बात करें तो इसके सामने वाली भुजा आपके पास हो जाएगी लंब का मान है h बटे ये भुजा हो जाएगी आपकी आधार का मान भी है h बराबर लंब अपॉन आधार का मान होता है tan थीटा, और h से h कट गया। tan थीटा का मान हमें 1 कहाँ पे मिलता है, तो tan थीटा का मान हमें 1 मिलता है 45 डिग्री पे। आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक वृत्त है और इस वृत्त की स्पर्शरेखा की हम लोगों को लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त का जो केंद्र है उस केंद्र से ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P की दूरी आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सीधा सा हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी बचेगा आपके पास 625 माइनस 576, इसका मान आएगा आपके पास 49, 49 बराबर आर स्क्वायर, तो आर का मान हो जाएगा आपके पास 7। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1/4 में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान हमारे पास 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7 इंटू थीटा का मान हमारे पास 90/360। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 का भाग 36 में जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 का भाग 11 में 22 में यदि हम लगाएंगे तो वो जाएगा 11 बार। 11 को 7 से गुणा करेंगे, ये आपके पास आएगा 77/2। 77/2 का मतलब है 38.5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपके पास 14 इंटू एल का मान आपके पास हो जाएगा 10। 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग 14 में जाएगा कितनी बार, 2 बार। 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 10 से गुणा करेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब हम लोगों को पता है कि प्रायिकता का मान जो होता है वो आपका 0 से बड़ा या बराबर तथा छोटा होता है किससे, 1 से या 1 के बराबर होता है। यानी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच या 0 या 1 हो सकता है। तो देखिए 0.5 1 से छोटा है, 0.7 1 से छोटा है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 1 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 की बात करें तो इसका मान होता है 0.66, तो ये आपका 1 से छोटा हो जाएगा। ये प्रायिकता हो सकती है
0.7 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकती। आगे देखिए, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर हो तो वह संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए? तो वह संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, यानी योग आपको दे रखा है 5 और गुणनफल आपको दे रखा है 6, यानी एल्फा प्लस बीटा, इसका मान तो आपको दे रखा है 5 और एल्फा इंटू बीटा, इसका मान आपको दे रखा है 6। आपसे पूछा द्विघात बहुपद क्या होगा। अब देखो, इसके दो तरीके हो सकते थे आपके पास। एक तरीका तो ये हो सकता था कि आप सीधा सा यहाँ से एल्फा प्लस बीटा और एल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कर लेते। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप लोग फॉर्मूला याद रखते, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा हमें 5 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा 6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि कोई हल नहीं होने की कंडीशन होती है x1 अपॉन x2 बराबर होना चाहिए y1 अपॉन y2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ देखिए, x1 का मान है आपके पास 1, x2 का मान आपके पास है 2, y1 का मान आपके पास है 1 और y2 का मान आपके पास है k। तो यहाँ से आपके पास k का मान जो होगा वो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, दिए गए चित्र में ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 50, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण डी बराबर 50, डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ई एफ का माप ज्ञात कीजिए। ये सेम वही आपका जो समरूप त्रिभुज है उसकी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो सीधा सिंपल सा हम लोग याद करेंगे कि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है वो कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो यदि हम बात करें तो हमारे पास ए बी अपॉन डी ई, इसका मान बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन ई एफ। अब देखिए, ए बी का मान आपको दे रखा है 2 बटे ई एफ का मान आपको दे रखा है ए बी अपॉन डी ई, डी ई का मान आपको दे रखा है 3 बराबर बी सी का मान आपको दे रखा है 3 बटे ई एफ का मान हम लोगों से पूछा है। ई एफ इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ई एफ, और 2 ऊपर है जो नीचे आ जाएगा और 3 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो ई एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3 बटे 2। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 बटे 2, और 9 बटे 2 का मतलब होता है 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन 2a बराबर 2 साइन है तो सत्य क्या होता है? जबकि a का मान, यानी a का वह मान जहाँ पर साइन 2a का मान 2 साइन a के बराबर होता है, और वो मान होता है आपके पास 0 डिग्री। क्योंकि साइन 0 का मान क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर आप रखोगे साइन 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 0, और साइन 0 का मान होता है हमारे पास 0। 2 इंटू साइन ए की जगह हमने रखा 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 का मान 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोस ए बराबर 12 बटे 13, यानी आपके पास कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है। तो यदि हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखें तो एक युग्म बनता है 5, 12 और 13 का, 5, 12 और 13 का। जैसे आपका एक युग्म बनता है 3, 4 और 5 का, वैसे एक युग्म बनता है किसका? 5, 12 और 13 का। यानी यदि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा आपको 12 दे रखी है, तो डेफिनेटली दूसरी भुजा जो होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी? 5 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास यहाँ से लंब का मान जो है वो आ गया कितना? 5 सेंटीमीटर। आप लोग चाहो तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालोगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। 169 में से 144 जाएगा तो आपके पास लंब स्क्वायर बराबर बचेगा 25, लंब का मान आ जाएगा आपके पास 5।
तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। डायरेक्ट याद रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम में आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो यहाँ से हमें साइन ए का मान पूछा है और साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान अभी हमने ज्ञात किया 5 बटे कर्ण का मान है 13। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, ये हमें पूछा है। तो हम लोगों को पता है कि घड़ी की सुई एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें पता है टोटल मिनट होते हैं हमारे पास 60, तो इसमें 60 का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास कोण आ जाएगा 1 मिनट का। तो 60 का यदि हम भाग लगाएं तो इसका मतलब घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान है 6 डिग्री। हमें पूछा है 5 मिनट में, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 18 ए और 10 समांतर श्रेणी में है, यानी ये आपको दे रखे हैं एपी में, तो ए का मान पूछा है। तो सीधी सी बात है, मध्य पद ज्ञात करना है। 18 + 10 बटे 2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 28 बटे 2 यानी 14। ऑप्शन वाला था नहीं, खाली जगह वाला है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 14। आपको केवल और केवल इतना ही लिखना था 14। अगला है 7, -3 और 3, 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम लोगों को पता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 का मान आपके पास 7 प्लस x2 का मान 3 बटे 2, y1 का मान आपके पास -3 प्लस y2 का मान आपके पास 9 बटे 2। 7 और 3 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे, भाग जाएगा आपका 5 बार। 9 में से 3 गए, पीछे बचे 6 बटे 2, यानी ये आपका आ गया y का मान 3, यानी निर्देशांक हो जाएंगे आपके 5,3। अगला प्रश्न है, sin 60 × कोसेक 60 प्लस कोसेक 30 × सेक 30, इसका आपको मान पूछा था। इसके भी सेम आपके पास दो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला तरीका तो आपके पास ये हो सकता है कि आप sin 60 का मान रखो, कोसेक 60 का मान रखो, फिर कोस 30 का मान रखो और सेक 30 का मान रखो, और उसकी सहायता से आप इसका मान ज्ञात कर लो। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम लोगों को पता है कि कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। sin 60 × कोसेक 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 60 प्लस कोस 30 × सेक 30 को हम लिख सकते हैं 1/cos 30। कोस 30 से कोस 30 कैंसिल, sin 60 से sin 60 कैंसिल, इधर आपके पास 1 और इधर भी आपके पास 1, यानी 1 + 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 आंसर। अगला प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। यह आपके पास हो जाएगा 3 × पाई का मान 22/7 × r² का मतलब 7 × 7, 7 से आपका 7 कट गया, ये हो जाएगा आपका 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 66, और 66 को जब आप लोग गुणा करोगे 7 से तो 7 × 42 की 2 हासिल की 4, 7 × 42, 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये पूरा लिखना था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको देखने से पता लगता है कि सबसे अधिक बार 4 आ रखा है, तो इसका बहुलक जो है उसका मान हो जाएगा आपके पास 4। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी। यानी आपको वर्ग चिन्ह दे रखा है 17, और हम लोगों को पता है कि वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 बराबर हम लोगों को दे रखा है 17। अब आपको ऊपरी सीमा दे रखी है 24, यानी ये हो गया 24 प्लस निम्न सीमा हम लोगों को ज्ञात करनी है। 2 इधर भाग में इधर जाके गुणा में होगा, ये आपके पास हो जाएगा 17 दूनी 34, 24 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो आपकी लोअर लिमिट जो होगी उसका मान आ जाएगा 34 - 24 बराबर 10। एक तो तरीका आपका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि भाई हमारे पास जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है, उस वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु हमारा वर्ग चिन्ह होता है,
तो ऊपरी सीमा हमें दे रखी है 24। तो आप देखिए 24 से 17 का डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो सीधी सी बात है कि निम्न बिंदु से भी 17 का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 7 का। तो 17 में से 7 घटाएंगे, हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 10। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है। आगे बात करते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को पता है कि चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180 और इसका मान हमें दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ यदि हम लोग बात करें तो 22/7 इंटू त्रिज्या का मान दे रखा 14 इंटू थीटा का मान हमें ज्ञात करना बटे 180 बराबर होना चाहिए कितना, 22। ये आपका 7 का भाग इसमें चला जाएगा 2 बार, 22 से 22 आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बटे 180 बराबर 1। 2 का भाग इसमें जाएगा 90 बार, 90 थीटा बटे 90 बराबर 1। तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। उसके द्वारा बनाया गया जो कोण है उसका मान हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना, 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से ए स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 864/6। 6 का भाग लगाएंगे, ये भाग जाएगा आपके पास 1 4 4 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनना, इसके एक फलक का मान पूछा है। फलक हमारा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, घन की, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो फलक बनेगा वो आपका वर्गाकार बनेगा। वर्गाकार बनेगा तो सीधी सी बात है, वर्गाकार जो भाग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ही आपका होता है भुजा स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका 144। यहाँ आपको भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं कि भाई हम यहाँ से ए का मान निकालते, ए का मान आता है हमारे पास 12 और उसके बाद फिर हम वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते। उसकी बजाय आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि वर्ग के घन का जो फलक बनता है वो आपके पास कैसा बनता है, वर्गाकार बनता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपके पास होता है भुजा स्क्वायर। तो सीधा सा आप निकाल सकते थे भुजा स्क्वायर बराबर 144, क्योंकि भुजा स्क्वायर का मान हमारे पास 144 आ चुका है। आगे बात करते हैं, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक, आपको माध्यक ज्ञात करना था। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप इसकी निकालते सी एफ निकालते, तो सी एफ इसकी आ जाती 6 में 7 को जोड़ते तो आपके पास आ जाता 13 में 5 को जोड़ते आपके पास आ जाता 18 और 18 में 6 को जोड़ते आपके पास आ जाता 24। अब आप निकालते एन का मान यदि हम लोग निकालें तो ये हमारे पास होगा 24 यानी सिग्मा एफ बटे 2। एन का मान हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ के बराबर। सिग्मा एफ जो है इसका मान आ गया हमारे पास कितना, 24। अब हमें n बटे 2 का मान निकालना है। n बटे 2 का मान आपके पास होगा 24/2 यानी 12। अब आपको इसमें देखना था 12 से ठीक बड़ी सी है, 12 से ठीक बड़ी सी है पे 13, इसका मतलब हमारे जो माध्यिका का मान होगा वो कितना जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर 5, यानी यहाँ आपको सीधा सा लिखना था माध्यक बराबर 5। अब इसको कॉपी में करने का तरीका आपके पास ये होता कि आप इसकी टेबल बनाते, यहाँ पे आप x का मान लिखते, यहाँ f का मान लिखते, इधर आप सी एफ का मान लिखते, फिर आप यहाँ से सी एफ ज्ञात करके और माध्यक वर्ग निकाल लेते और वो आपका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। हमें सीधी सी बात पता है कि पासे पर हमारे पास टोटल स्थितियाँ जो होती है वो 6 होती है। उन 6 स्थितियों कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें पूछा है 5 से बड़ा अंक। 5 से बड़ा अंक हमारे पास केवल और केवल एक है, वो है 6। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमारे पास होता है अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थिति हमारे पास 1 है बटे कुल स्थितियाँ 6 है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/6। अगला प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। यदि शंकु का आयतन 66 घन सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच।
यदि हम लोग बात करें तो आपके पास शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यानी ये जो बेलन का आयतन है इसका 1/3 होता है क्या, शंकु का आयतन। इसका मतलब बेलन का जो कुल आयतन है उसका 1/3 हमें दे रखा है। तो बेलन का आयतन हमारा हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर 3 × 66। 3 को 66 से गुणा करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 158। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता था कि आप सीधा सा 1/3 πr²h इसका मान निकालते। ये मान हमें दे रखा कितना, 66। हमें मान चाहिए किसका, πr²h का। तो ये 3 जो इधर भाग में था उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो आपके पास πr² का मान जो होगा वो हो जाएगा 66 × 3 यानी 198 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इनका माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था, इनको आरोही क्रम में जमाना था। आरोही क्रम में यदि हम इनको जमाएं तो ये हमारे पास हो जाएंगे 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 27 और 27 के बाद 29। अब नंबरिंग करनी थी इनकी, यानी नंबरिंग हमारे पास हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी हमारे पास n का मान है कितना, 7। और हमें पता है कि n का मान जब विषम संख्या होता है तो माध्यक जो होता है उसका मान होता है n+1/2वां पद। n का मान हमारे पास 7, 7 + 1/2 यानी कौन सा पद, चौथा पद। और यहाँ पे हमारे पास चौथा पद जो आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, 20। एक तरीका तो ये हो सकता था। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता था कि आरोही क्रम में जमाने के बाद आप एक संख्या ऊपर से कैंसिल करते, एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, फिर से एक ऊपर से एक नीचे से, बीच में जो संख्या बचती वो आपका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक खेल खेलते हैं। ये ज्ञात कीजिए कि राम द्वारा ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है कि श्याम अगर जीत रहा है इसका मतलब राम हारेगा, और राम अगर जीत रहा है इसका मतलब श्याम हारेगा। तो हम सीधा से ये पढ़ रखा है कि कोई भी घटना जो होती है उसका जो हर संभव परिणाम होते हैं उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। यानी PE + PE बार बराबर होना चाहिए कितना, 1। अब राम के जीतने की प्रायिकता दे रखी है आपको 4/5 प्लस श्याम के जीतने की प्रायिकता को हमने मान लिया PE बार बराबर होना चाहिए 1। तो मुझे बताओ PE बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 4/5। और 1 में से 4/5 को घटाते हैं तो हमारे पास 5 लैसे पे आ जाएंगे। 1 का भाग 5 में जाएगा 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1/5। अगला प्रश्न, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास 2 घन दे रखे हैं और उन घनों की भुजाएं जो है वो 2 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यानी हमारे पास 2 घन थे, उन दोनों घनों को हमने पास पास में रखा और हमने क्या बना दिया, हमने एक घनाभ बना दिया। ये इस प्रकार से आपका घनाभ बन गया। अब देखिए घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, 2 + 2 4। इसकी चौड़ाई में कोई चेंज नहीं हुआ और इसकी ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ। यानी हमारे पास घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई का मान हमारे पास 4 इंटू चौड़ाई का मान 2 इंटू ऊंचाई का मान 2। यानी ये हो जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्या, हम लोग जानते हैं कि धनात्मक विषम प्राकृत संख्याएं जो होती है उनका योगफल होता है n²। और हम लोगों को पता है समांतर माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। n से एक आपका n कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका n। और n का मान हमारे पास दे रखा है संख्या कितनी, 10। तो आंसर हो जाएगा आपका 10। एक तो तरीका आपके पास ये है। अगर आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याएं लिखते हैं। क्या क्या, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। यानी राशियों का योग हो गया आपके पास 19।
राशियों का योग जो है ये आपके पास हो गया 1 से लगा के 19 तक की विषम संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हमें दे रखी है 10। इनका यदि आप योग निकालोगे तो योग आपके पास आएगा 100 और 100 में यदि हम 10 का भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 10 बार। आंसर हो जाएगा इससे भी हमारा कितना 10। अगला प्रश्न है एक थैले में 6 लाल और 7 सफ़ेद गेंदे हैं, यानी कुल गेंदे हमारे पास हो गई 6 + 7 = 13। ये हमारे पास कुल स्थितियाँ हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। निकाली गई गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता, अब हमारे पास सफ़ेद गेंदें कितनी है 7, इसका मतलब हमारे पास अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 7। अब आप प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओगे कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ हमारे पास 7 बटे कुल स्थितियाँ हमारे पास 13। आंसर हो जाएगा आपका 7 बटे 13। अगला प्रश्न, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 2 पाई r²। इसका मान दे रखा है 50 पाई। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 50 में जाएगा कितनी बार 25 बार, यानी r² बराबर हो गया कितना 25। तो r बराबर आपके पास हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, 5 7 9 4 3 x + 2 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का यदि मैं योग करूं तो ये हो जाएगा 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 बटे 6 बराबर होना चाहिए कितना 6। ये 6 इधर भाग में उधर जाके गुणा में होगा तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 बराबर इन सब का जोड़ आपके पास आएगा 30 + x। तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 36 - 30 = 6। आंसर हो जाएगा आपका 6। अगला प्रश्न, संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। 12 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3। 15 की यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो ये होंगे हमारे पास 3 × 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 × 7। अब HCF का मतलब है जो इन तीनों में कॉमन है। इन तीनों में कॉमन कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा HCF बराबर 3। LCM का मतलब जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, यानी कॉमन तो कौन है 3। अब कॉमन कौन कौन नहीं है तो 12 में से तो आपके बच गए 2 × 2, 15 में आपका बच गया 5 और 21 में आपका बच गया 7। अब यदि हम इनका गुणा करें तो इनका गुणा हमारे पास आएगा 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20 इंटू 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 को 2 से गुणा किया 21 दूनी 42, 420। आंसर आ जाएगा आपका 420। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा आपका कितना 420। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा ज्ञात कीजिए। यानी शून्यांकों का योगफल हम लोगों को पता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, यानी -b का मान है हमारे पास -5 बटे a का मान है 3 माइनस प्लस तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3, यानी योगफल तो आ गया 5/3। और शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। c/a यानी इसमें यदि हम देखें तो c का मान हमारे पास है 9 बटे a का मान हमारे पास है 3 और 9 में 3 का भाग जाएगा आपका कितनी बार 3 बार। आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी योगफल तो आ जाएगा 5/3 और गुणनफल आ जाएगा केवल 3। अगला प्रश्न है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल प्राप्त कीजिए। विलोपन विधि लगानी है तो सीधी सी बात है, यहाँ यदि हम कंपैरिजन देखें तो इधर का जो x का गुणांक है और इधर का जो x का गुणांक है, यदि मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण क्या हो जाएगी 6x + 10y बराबर 14। नीचे वाले समीकरण में कोई चेंज नहीं करना है, यानी 6x + y बराबर -4। जैसे ही हम घटाएंगे इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज होंगे तो 6x से 6x कट गया, 10y में से 1y गया तो 9y बच गया बराबर 14 और 4 जोड़ के हो गया 18, यानी हमारे पास y का मान आ गया कितना
18/9, 18/9 का मतलब कितना आ गया 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये y का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख देना। ये यदि मैं समीकरण 1 में रखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x + 5 × 2 = 7। 3x, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 7 - 10 = -3, यानी x बराबर मेरे पास हो जाएगा -3/3 यानी -1। x का मान आ गया -1, यानी आप लिख सकते हो x बराबर -1 और y बराबर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं इसमें पदों की संख्या है n, जो कि हमें ज्ञात करनी है। a का मान हमें दे रखा है 7, d का मान हमें दे रखा है 13 - 7 यानी 6, और nवां पद यानी an हमें दे रखा है कितना 205। अब हम लोगों को पता है कि nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a का मान आपके पास दे रखा है कितना 7 + n - 1 × d। d का मान हमारे पास दे रखा है 6, बराबर होना चाहिए 205। 7 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 205 - 7, 6 इधर गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, बराबर n - 1। 205 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 198। 198 में यदि 6 का भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा आपके पास 33 बार, यानी n - 1 बराबर आ गया हमारे पास 33। एक इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा 33 + 1 = 34। 34 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में DE समांतर है BC के, यानी DE जो है वो समांतर है किसके BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि हम लोग अन्य कोई भुजा खींचें या अन्य कोई रेखा खींचें तो वो रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब ये हुआ कि AD/BD बराबर होगा AE/BC। AD का मान हमारे पास x + 2/BD का मान हमारे पास 6 बराबर AE का मान हमारे पास 4/BC का मान हमारे पास। ये आपका 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, 6 इधर भाग में उधर जाके हो जाएगा गुणा में, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 2 बराबर 6/2। 6/2 का मतलब मान आ गया 3, तो x + 2 बराबर हो गया 3। x बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 = 1। आंसर आ जाएगा आपका 1। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। यानी हमारे पास एक बिंदु दे रखा है 5,3 और दूसरा बिंदु दे रखा है -3, -2। ये x अक्ष के द्वारा, ये मान लेते हैं हमारे पास x अक्ष है, इसके द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये इसको y अनुपात या k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित करता है। अब हमें पता है विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है। विभाजन सूत्र होता है आपके पास m2x1 + m1x2 बटे m1 + m2, m2y1 + m1y2 बटे m1 + m2। और हमें पता है x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि x यदि हम वैल्यू रखेंगे, x का निर्देशांक जो है उससे हमें अनुपात प्राप्त नहीं होगा, तो अनुपात प्राप्त किससे होगा, y निर्देशांक से। इसका मतलब हमें केवल और केवल y का जो निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है। उसका यदि हम यूज़ करें तो हमारे पास m2 का मान है 1, इस 1 का गुणा करना है हमें किससे, -2 से, प्लस m1 का मान हमारे पास है k और इस k का गुणा करना है हमें किससे, 3 से, बटे m1 + m2, k + 1 बराबर हमारे पास कितना होना चाहिए, 0। यहाँ यदि हम लोग बात करें तो k + 1 इधर भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 + 3k = 0।
यहाँ से यदि हम बात करें तो 3 के बराबर 2 और के बराबर 2/3। आंसर हो जाएगा आपका 2:3 में एक्स अक्ष द्वारा ये बिंदु विभाजित होता है। आंसर हो जाएगा 2:3। अब यहाँ पे क्योंकि इसने पूछा है, पहले हमें निर्देशांक लेना है 5,3 और -3 बाद में लेना है -3 -2। तो ये जो हमने अनुपात ज्ञात किया है ये अनुपात है आपका, यानी इसकी यदि हम बात करें तो ये दो पॉइंट जो है, इन पॉइंट में यदि हम बात करें तो आपके पास के का मान आएगा 2 और इधर आएगा 3, यानी 2:3। लेकिन हमें जो अनुपात पूछा है वो 5,3 का पूछा है -3, -2 के साथ। तो ये अनुपात यदि हम उल्टा देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 3:2, यानी ये इसको विभाजित करेगा किस में, 3:2 में। या आप क्या करते कि इसमें सीधा सा 5,3 को पहले रखते और 3, -3, -2 को बाद में रखते, तो इससे आपका जो आंसर आता वो आंसर आता 3:2। देखिए कैसे, यदि आप इस अनुपात को ऐसे रखते हैं और अपन यूँ मान लेते कि ये जो है आपके पास एक्स अक्ष, मान लो इस बिंदु को एक्स अक्ष जो है वो के अनुपात 1 में विभाजित कर रही है। अगर जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा उसी अकॉर्डिंग अपन रेशो लेके चलते तो यहाँ यदि हम बात करें तो आपके पास ये मान हो जाएगा किसका, x1 का, ये मान हो जाएगा आपके पास किसका, y1 का, ये हो जाएगा किसका, x2 का, और ये हो जाएगा किसका, y2 का। अब हमारे पास x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0, यानी हमें केवल और केवल y निर्देशांक से मतलब होना चाहिए। y निर्देशांक है आपके पास 0, तो 0 बराबर होना चाहिए m2। m2 का मतलब ये हो गया आपके पास m2, ये हो गया आपके पास m1। m2 का मतलब 1 × 3 प्लस m1, m1 का मान है k × y2, y2 का मान हो जाएगा आपके पास कितना, -2 बटे k+1 इधर भाग में, उधर जाके गुणा में होगा तो ये हो जाएगा 0 बराबर 3 + -2 के, 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो ये हो जाएगा -3 बराबर -2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर हो जाएगा आपके पास 3/2, यानी आपका अनुपात जो आएगा वो आएगा 3:2। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, इसकी आपको वैल्यू पूछी है। तो सीधा सा आपको कुछ भी नहीं करना था, त्रिकोणमिति अनुपातों के जो मान दे रखे हैं वो मान आपको सीधे सीधे रखने थे। तो 4 × कोट 45 की यदि हम मान की बात करें तो कोट 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 के यदि हम मान की बात करें तो सेक 60 का मान होता है 2 और इस 2 का हमें दे रखा है स्क्वायर प्लस साइन 60 की यदि हम लोग बात करें तो साइन 60 का मान होता है आपके पास √3/2 इसका स्क्वायर। अब इसका यदि हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4 - 4 प्लस √3/2 यानी 3/2 का स्क्वायर 4। ये आपका 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपके पास 3/4। अगला प्रश्न है 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, यानी आपको एक सीढ़ी दे रखी है जो एक दीवार के सहारे खड़ी कर रखी है। मान लेते हैं ये आपके पास सीढ़ी है और इस सीढ़ी की लंबाई है 12 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ये दीवार के शिखर तक पहुंच गई, यानी ये हमारे पास AB जो है वो आपकी दीवार है और BC जो है वो आपकी सीढ़ी है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी दीवार के साथ ये कोण जो बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगी आपके पास AB बटे हमें दिया हुआ है सीढ़ी की लंबाई यानी BC बराबर, यहाँ यदि हम बात करें तो AB इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, AB इसमें हमारे पास हो जाएगा आधार बटे BC हो जाएगा कर्ण, और आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कोस थीटा। कोस थीटा का मान हमें दे रखा कितना, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास आधार का मतलब AB बटे CD की लंबाई 12 बराबर कोस 60 डिग्री। कोस 60 की यदि हम वैल्यू की बात करें तो कोस 60 की वैल्यू आपके पास होती है
1/2। तो ए बी बराबर ए बी बटे 12 बराबर 1/2। 12 इधर भाग में उधर जाके गुणा में, तो ए बी बराबर 1/2 इंटू 12, यानी आंसर आ जाएगा आपका कितना 6, यानी दीवार की ऊंचाई हो जाएगी आपके पास 6 मीटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, एक वर्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यहाँ से सीधा सिंपल सा है, यदि हम बात करें तो वर्त के बाहर कोई भी बिंदु स्थित होता है उससे खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें बिंदु ए की, तो बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखाएं कौन कौन सी है, तो ए से खींची गई स्पर्शरेखाएं हमारे पास है AP बराबर होगी किसके, AS के। बिंदु बी से खींची गई स्पर्शरेखाएं कौन कौन सी है, तो वो हमारे पास हो जाएगी BP बराबर होनी चाहिए किसके, BQ के। ये चीज़ आपको वहाँ लैंग्वेज में लिखनी थी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, अतः ए बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं AP बराबर AS, बी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं BP बराबर BQ, फिर सी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं CR बराबर होगी किसके, CQ के, और डी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं जो है वो आपके पास है DR बराबर DS। इसको आप समीकरण दे दो 1, 2, 3 और 4। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको इन चारों समीकरणों को जोड़ना है। चारों समीकरणों को यदि हम जोड़ें तो ये हो जाएगा आपके पास AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR AP BP CR DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहाँ देखिए AP और BP ये मिलकर निर्माण कर देगी किसका, AB का, प्लस CR और DR, ये आपका CR और ये DR ये निर्माण कर देगी किसका, CD का, बराबर AS और DS, ये देखना AS और DS ये निर्माण कर देगी किसका, AD का, प्लस BQ और CQ, ये BQ और ये CQ ये मिलकर निर्माण कर देगी किसका, BC का। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये लिखना था आपको 31 सितंबर। अगला प्रश्न है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न, चाप की लंबाई होती है पाई R थीटा बटे 180, पाई R थीटा बटे 180, और ये लंबाई हमें दे रखी है 5 पाई के। तो आप लोगों से पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी R का मान ज्ञात करना है। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान हमें दे रखा 50 डिग्री बटे 180 इंटू R बराबर कितना होना चाहिए 5। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से आपका 5 कैंसिल, R बराबर हो जाएगा आपका कितना 18 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सेक्शन C की। सेक्शन C आपको दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर ये दे रखा है। यानी ये nवें पद का फॉर्मूला है कि nवां पद आप इससे ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए, यदि मैं n की जगह 1 रखता हूँ, इसका मतलब पहला पद मिल जाएगा, तो वो मिलेगा मुझे a1 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 और 2 5। a2 की यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 7। यानी पहला पद मेरे पास आ चुका है 5, पदों की संख्या मुझे दे रखी है 15, n बराबर मुझे दे रखा है 15। इसका मतलब मुझे 15वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, तो a15 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 3 33, यानी 15वां पद मेरे पास है 33। यानी a15 जिसको हम लोग l के नाम से जानते हैं, उसका मान हमें कितना दे रखा है, तो उसका मान हमें दे रखा है कितना 33। a का मान हमें कितना दे रखा है, a का मान हमें दे रखा है कितना 5। अब आपको सीधा सा कुछ भी नहीं करना है, n पदों के योगफल का फॉर्मूला जिसको हम Sn के नाम से जानते हैं, Sn बराबर होता है n बटे 2 कोष्टक a प्लस l। ये हो जाएगा Sn इक्वस टू n बटे 2, यानी 15 बटे 2 इंटू a का मान है आपके पास कितना 5 प्लस l का मान आपके पास 33, तो Sn बराबर हो जाएगा 15 बटे 2
इंटू 38, 38 में 2 का भाग जाएगा 19 बार, 19 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 को 5 से गुणा करेंगे 95, हासिल की चल जाएगी 9, 19 और 9 ये हो जाएगा आपके पास 285। अगर किसी ने ये सवाल नहीं किया है और इसका अगला सवाल किया है तो ये है कि भाई एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यानी n का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, प्रथम पद तो आपको दे रखा है 7 और अंतिम पद दे रखा है आपको 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर निकालना पड़ेगा तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों को पता है कि an का मान हमें दे रखा है 125, a का मान हमें दे रखा है 7 और n बराबर हमारे पास है 60। तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दे रखा है 125 बराबर a का मान आपके पास 7 प्लस n का मान आपके पास 60 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमें ज्ञात करना है। 7 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 125 माइनस 7 बराबर 60 में से 1 गया 59 डी। 125 में से 7 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 118 बराबर 59 डी। तो आपके पास डी का मान आ गया कितना, 118/59 यानी 2। डी का मान आ गया आपके पास 2, यानी यहाँ हमारे पास डी का मान आ चुका है 2। अब आपको सीधा सा 32वां पद पूछा है, यानी A32 बराबर हो जाएगा ए का मान आपके पास 7 प्लस n का मतलब 32 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 6, डी का मान 6 क्या हमारे पास है 2। ये हो जाएगा A32 इक्वस टू 7 प्लस 32 में से 1 गया 31 इंटू 2, 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 62 प्लस 7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 69। तो दोनों प्रश्नों के यदि आपने ऊपर वाला प्रश्न किया है तो 285 और नीचे वाला किया है तो आपका आंसर आ जाएगा 67 62 और 7 69। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 4,0 और 0,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए, यदि हम मान लें कि ये आपके पास कोई रेखाखंड है, इसका एक बिंदु है 4,0 और दूसरा जो छोर है वो है 0,-8। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, इसका मतलब इसको 3 जगह से ये रेखा काटेगी। मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो सीधी सी बात है कि बिंदु B जो होगा वो इसका मध्य बिंदु होगा। तो इसके निर्देशांक तो आप मध्य बिंदु के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो, 4 + 0/2, 0 ± 8/2। तो B बिंदु के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे 2,-4, यानी B बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं 2,-4। अब यदि हम बात करें कि बिंदु A जो है वो आपके, ये मान लो बिंदु है PQ, इस PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये आपका विभाजित करता है 1:3 में। और बिंदु C जो है वो विभाजित करता है 3:1 में। तो यदि हम लोग विभाजन सूत्र लगाएं, यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, y का हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 बटे m1 प्लस m2। तो ये देखिए आप, यदि हम बात याद करें A बिंदु की, तो A बिंदु के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे 3 × 4 प्लस 1 × 0 बटे 1 + 3, कोमा y निर्देशांक हो जाएगा इसका 3,0 प्लस 1,-8 बटे 1 + 3। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12/4। ये हो जाएगा आपके पास -8/4, यानी ये हो जाएगा आपके पास 12 में 4 का भाग जाएगा 3 बार और 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, यानी ये आपके पास हो जाएगा 3,-2। A का निर्देशांक हो जाएगा 3,-2।
अब हमें ज्ञात करना है सी बिंदु के निर्देशांक। तो सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप सीधा सा 1 × 4 + 3 × 0 बटे 3 + 1, ये तो आपका एक्स निर्देशांक हो जाएगा। और वाई निर्देशांक की यदि हम बात करें तो वाई निर्देशांक आपका हो जाएगा 1,0 + 3,-8 बटे 3 + 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/4, -24/4। 4 में 4 का भाग 1 बार और 24 में 4 का भाग जाएगा आपका 6 बार, यानी 1, -6। अगला प्रश्न है आपके पास इसके अथवा वाला। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं इसका। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ये आपके पास कोई वृत्त दे रखा है और इस वृत्त का व्यास है जिसका नाम है ए बी, ये आपका ए बी है। ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, तो अपन मान लेते हैं कि x, y है, जिसका केंद्र जो है वो आपका दे रखा है 2, -3 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4, यानी हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हमें पता है कि व्यास का मध्य बिंदु हमेशा हमारे पास क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। केंद्र के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, 3, तो इसका मतलब यदि हम x निर्देशांक निकालें 2, तो वो आना चाहिए x + 1/2 और y निर्देशांक यदि हम निकालें -3, तो ये हमारे पास आना चाहिए y + 4/2। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, 4 - 1 = x, यानी x का मान आपके पास आ गया 3। फिर हम देखते हैं y का मान देखेंगे तो 2 इधर आके 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -6, y = y + 4, 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास -6 - 4 यानी -10, यानी x का मान आ गया आपके पास 3 और y का मान आ गया आपके पास -10। अब आप चाहो तो इससे निकाल भी सकते हो, 3 और 1 का जोड़ 4, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, -10 और 4 का जोड़ -6, -6 में 2 का भाग जाएगा -3 बार। इस प्रकार से आप इसका क्रॉस टैली भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 16 है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अब देखिए, यदि हम बात करें तो हमारे पास 2 वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है और दोनों सकेंद्रीय हैं। हमें ये दे रखा है कि बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर, ये अपन मान लेते हैं स्पर्श बिंदु है जिसका हमने नाम दे दिया P, जीवा का नाम हमने ले लिया AB और ये इन दोनों का केंद्र है जिसका नाम है O। हमें ये प्रूफ करना है कि आपका AP जो है वो बराबर है किसके, PP के। तो हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे, O को P से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे और O को A से मिलाएंगे। इस प्रकार से हमारे सामने 2 ट्रायंगल आ चुके हैं और वो दोनों ट्रायंगल आ चुके हैं। एक तो आ चुका है ट्रायंगल AOP और दूसरा आ चुका है हमारे सामने ट्रायंगल BOP। अब इन दोनों ट्रायंगल में यदि हम लोग देखें तो आप लोग बोलोगे कि सर हमारे पास स्पर्श बिंदु यानी ये जो P है, इस P पर वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोण APO बराबर होना चाहिए कोण BPO के। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर समकोण बनता है, यानी प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा यदि हम बात करें तो आपके पास AO बराबर होना चाहिए किसके, BO के, क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती है, बराबर होती है। और तीसरा यदि हम बात करें तो OP बराबर OP, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो समकोण, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, समकोण कर्ण भुजा
गुणधर्म से त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOP के, और सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ऐसे में AO बराबर होगा किसके? BO के। यदि आपने इसका पहला प्रश्न किया है तब तो आपको आंसर करना है ऐसे। और दूसरा प्रश्न यदि आपने किया इसका अथवा वाला, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी सेम आपको सर्वांग समता की प्रॉपर्टीज़ लगानी है। ये आपके पास कोई वृत्त था और इस पर हमने ये दो स्पर्शरेखाएं खींची एक ही बिंदु से। अब ये पूछ रहा है कि एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करनी है तो सीधी सी बात है कि हमें एक रचना कर देंगे, केंद्र O को P से मिला देंगे। अब देखिए आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है AOP और दूसरा बन रहा है जिसका नाम है BOP। देखना, इनमें यदि हम लोग देखें तो आप लोग देखेंगे कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये वाला कोण यानी कोण कौन सा? कोण PAO बराबर होगा कोण PBO के। पहली चीज़ यानी ये आ गया आपका समकोण। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपके पास OP बराबर होगी OP के, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। ये आ गया आपका कर्ण। और तीसरा OA बराबर होगा OB के, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से समकोण कर्ण भुजा पर में से त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज BOP के। ऐसी कंडीशन में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और संगत भाग बराबर होने की वजह से आपका AP जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? BP के। तो अब इन दोनों सवालों में से जो भी सवाल आपने किया हो आपका आंसर सर्वांग समता की कसौटियों से निकलेगा। यदि आप लोगों को सर्वांग समता वाली थ्योरम्स अच्छे से याद है तो आप इसका यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए अब हमारे पास केवल 3 प्रश्न बचे हैं, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना तो सीधी सी बात है, ये आपके पास अवर्गीकृत आंकड़ा है तो हम लोग fx का मान ज्ञात कर लेंगे। fx आपके पास हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63 और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 दूनी 24, 48, 48 दूनी 96, 96। 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 छंगे 54, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 60 और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 44। अब हमें निकालना सिग्मा fx। सिग्मा fx का मतलब इस fx वाले कॉलम का जोड़। fx वाले कॉलम का मतलब आपके पास जो 25, 48, 63, 96, 54, 60 और 44 जो है इनका योग आपके पास आएगा 390। एक हमें चाहिए इसके बटे में सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब f वाले कॉलम का योग। f वाले कॉलम का योग आपके पास हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 12 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। ये हो जाएगा आपके पास 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 39 में यदि मैं 5 का भाग लगाता हूँ तो भाग जाएगा मेरे पास 7.8 बार। आंसर आ जाएगा आपका 7.8। ये तो था आपका यदि आपने ऊपर वाला प्रश्न किया है तो। यदि नीचे वाला प्रश्न किया है तो सेम वही आपको एक कॉलम बनाना है fx का। fx का कॉलम होगा 2, 25, 4p, 7 में 63 और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30। अब आपको जोड़ करना है इनका, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और 25 हो जाएगा आपके पास 27। 27 में यदि हम लोग 63 को जोड़ें तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 और 90 में 30 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 120 प्लस 4p बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20 बराबर हमें मान दे रखा है कि इसका माध्य जो है वो बराबर है किसके? 7 के। 20 इधर आपके पास प्लस का है, 20 इधर आपके पास भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 20 का 7 से गुणा हो जाएगा आपका 140 बराबर 120 प्लस 4p। 4p का मान आपके पास आ जाएगा 140 माइनस 120 यानी 20। p का मान आ जाएगा आपके पास 20/4 यानी p का मान आ गया हमारे पास कितना? 5।
आंसर हो जाएगा पी का कितना 5। तो ये दोनों प्रश्न थे। अब इन दोनों में से आपने कौन सा प्रश्न किया है वो आप लोग आपके हिसाब से देख सकते हैं कि उसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला है। अब हमारे पास केवल 3 प्रश्न बचे हैं। ये प्रश्न जो कि आपके 4 नंबर के थे, और आपकी प्रश्नावली यदि हम बात करें तो चौथी प्रश्नावली जो है उसके ये प्रश्न थे। तो बात करते हैं सबसे पहले, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है वो y है, इसका यदि 8 गुना करें और छोटी संख्या को अपन मान लेते हैं x, इसके स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या बराबर आ जाएगी x² बटे 8। यानी बड़ी संख्या हमारे पास हो गई x² बटे 8। इसका यदि मैं स्क्वायर करता हूँ, इसमें से छोटी संख्या हमने मान रखी x, इस x का स्क्वायर घटाया जाता है तो हमारे पास मिलना चाहिए कितना 180। यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर हमें कितना मिलना चाहिए 180। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप घात निकालोगे तो x की घात 2 की घात 2 लगाओगे तो x की घात 4 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अपन मान लेते हैं कि x² बराबर हमारे पास है p, या कुछ भी मान लो, m मान लो। x² हमारे पास किसके बराबर है m के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस x² की जगह मैं लिख सकता हूँ m बटे 8 का स्क्वायर, माइनस x² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ m बराबर 180। स्क्वायर में करूँगा तो ये हो जाएगा m² बटे 8 8 64 माइनस m 180, उधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा आपका माइनस का, माइनस 180 बराबर 0। अब यदि मैं 64 इसका लैसे पे लेता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा m² माइनस 64m माइनस 64 इंटू 180। 64 को यदि हम लोग 180 से गुणा करें तो हमारे पास आएगा 11,520। कहने का मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर तो 11,520 आना चाहिए और घटाने पर 64 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है। तो ऐसी दो संख्याएं जब हम सोचते हैं तो ये हमारे पास आता है m² माइनस, गुणा करने पर तो आना चाहिए 11,520 और घटाने पर आना चाहिए माइनस 64। यानी 144 और 80, 144 m प्लस 80m माइनस 11,520 बराबर 0। यहाँ से हमारा m कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा m माइनस 144 प्लस यहाँ से 80 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m माइनस 144 बराबर हो गया हमारे पास कितना 0। बाहर वाली संख्या को एक कोष्टक में ले जाएंगे, m प्लस 80 इंटू m माइनस 144 बराबर 0। यानी m का मान या तो मिलना चाहिए 80 और या m का मान मिलना चाहिए कितना 144। तो m का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 44। m बराबर 44 हो गया और x² बराबर हमने माना था m, तो x² बराबर हमारे पास हो जाएगा m का मतलब 144। तो x का मान आपके पास आ गया कितना 12, और x को हमने माना था छोटी संख्या, x को हमने क्या माना था छोटी संख्या। अब छोटी संख्या का स्क्वायर करके, छोटी संख्या का स्क्वायर मतलब 144, इसमें यदि 8 का भाग लगाएं तो ये हमारे पास आएगा 18। यानी बड़ी संख्या आ गई 18 और छोटी संख्या आ गई 12। अब आप चाहो तो इनका निकाल भी सकते हो। 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। इसका आंसर कितना होगा 180। दोनों का डिफरेंस 180। ये तो था आपका पहला प्रश्न। यदि आपने इस प्रश्न में दूसरा अथवा वाला प्रश्न किया है तो इसका आंसर क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब हमें पता है कि धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत है, इसका मतलब पहला अगर x है तो अगला होगा x प्लस 1, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर, और दोनों का जो जोड़ है वो जोड़ आपको दे रखा है कितना 365। तो सिंपल सा x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। एक इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x बराबर 364। दोनों में से 2 कॉमन लेके इधर 364 में इसका भाग लगा देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 182। यानी हमारे पास आएगा x² प्लस x
बराबर 182। यहाँ से यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। गुणा करने पर तो आना चाहिए 182 और घटाने पर आना चाहिए 1। ऐसी दो संख्याएं हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए 14 और 13 का यदि हम गुणा की बात करें तो इनका गुणा कितना आता है? 14 और 13 का गुणा आपके पास आता है 182 और दोनों का डिफरेंस कितना था? 1। यहाँ से x कॉमन लिया तो ये बच गया x प्लस 14। फिर यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो ये बच गया आपके पास x प्लस 14। x प्लस 14 एक जगह, x माइनस 13 एक जगह, तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर माइनस 14 या x बराबर 13। अब x बराबर हमारे पास 13 आ गया तो अगला पूर्णांक हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14। तो दो धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक होंगे वो आपके पास हो जाएंगे 13 और 14। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 18 हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, और प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं आपका प्रश्नावली 8 से था, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना था। तो यदि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। लैसे पे लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यह आपके पास लैसे पे आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का भाग लगाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा बार जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा का भाग इसमें 1 प्लस साइन थीटा बार जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा। माइनस के साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा कट गया। ऊपर आपके पास बचा है 2 और नीचे आपके पास बचा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यदि मैं 1 को a मान लूँ और साइन थीटा को b मान लूँ तो ये होगा a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम लोगों ने पढ़ रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और हम लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो सरसमीका है कोस स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस को हम लिख सकते हैं सेक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपके 4 नंबर हो जाते हैं। दूसरा यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आप लोगों के पास है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस की घात 3 प्लस 10 इंटू साइन बराबर सेक थीटा होता है। अब यदि इसके हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले तो आप साइन कॉमन ले लो, सॉरी कोस कॉमन ले लो। कोस यदि आप लोग इसमें से कॉमन लोगे तो ये आ गया आपके पास कोस थीटा कॉमन, तो अंदर यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से एक कोस बाहर चला गया तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू गुणा में क्या है? साइन थीटा। यहाँ से देखना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये सरसमीका बन गई, इसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। कुछ नहीं करना है, लैसे पे लेना है। लैसे पे लेंगे तो लैसे पे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग कोस में 1 बार, 1 को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 बटे कोस थीटा और 1 बटे कोस थीटा को हम लोग ले सकते हैं सेक थीटा। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट प्रश्न आपके इस पेपर का, और उसके लिए अपन एक नए पेज ले लेते हैं और उस नए पेज पे बात करते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको पूरा प्रॉपरली सोल्व करना पड़ेगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। हम लोगों से पूछा गया है कि इसका हम लोगों को माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करना है तो चलो इसी पे कर लेते हैं। हम लोगों को CF निकालनी है। CF निकालनी है तो CF का यदि हम मान ज्ञात करें तो ये आपके पास होगा 22 में 18 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40, 40 और 20 60, 60 और 12 72, 72 और 15 87, 87 और 13 हो जाएगा 100। यहाँ से हम लोगों को मान निकालना है n/2 का। n/2 का मान आपके पास हो जाएगा 100/2 यानी 50। आपको 50 से ठीक बड़ी CF देखनी, 50 से ठीक बड़ी CF आपके पास कौन सी आ गई? 60। अब हमारे पास माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है
और वो फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखिए L का मान मतलब लोअर लिमिट आपके पास 27 प्लस n/2 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 50 माइनस CF का मतलब हमारा जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वाली CF हमारे पास होगी 40 बटे F का माध्यक वर्ग की बारंबारता है 20 इंटू H का मतलब है वर्ग अंतराल। यहाँ वर्ग अंतराल है आपके पास 10 का। ये हो जाएगा आपके पास 27 प्लस 50 में से 40 गए, पीछे बचे आपके पास 10 बटे 20 इंटू 10 का भाग 20 में 2 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार। ये हो जाएगा आपके पास 27 प्लस 5, 27 और 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 32। 32 इज़ आपका करेक्ट आंसर। तो ये जिसने किया है उसको पूरे 4 में से 4 मिलेंगे। आगे बात करते हैं, अगर किसी ने इसका अथवा वाला ज्ञात किया है, बहुलक वाला, तो बहुलक वाला कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही आपका बहुलक वर्ग होता है। यह आपका हो गया बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति होती है उसको हम नाम देते हैं F1, उससे पहले वाली आवृत्ति को नाम देते हैं F0 और उसके बाद वाली आवृत्ति को नाम देते हैं हम F2। इस प्रकार से हमारा जो बहुलक का फॉर्मूला है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H का मतलब आपका वर्ग अंतराल आपका है 9 का। तो चलिए L का मतलब लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 20 प्लस F1 का मान हमारे पास 17 माइनस F0 का मान हमारे पास 16 बटे ट्वाइस ऑफ F1 का मतलब 34 माइनस 16 माइनस 12 इंटू H का मान है हमारे पास 9। ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 17 में से 16 गए, पीछे बचा 1 बटे 34 में से 16 और 12 28 गए, पीछे बचा 6 इंटू 9। 6 में यदि हम बात करें 3 का भाग 2 बार और इसमें 3 का भाग 3 बार, यानी 20 प्लस 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 1.5। आंसर आ जाएगा आपका 21.5। तो ये था आपका आज का कक्षा 10 का पेपर जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है। उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।